नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका इतिहास में जानकारी देखते हैं, फिर उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, फिर उसका क्षेत्र संकल्पना क्या है वो देखते हैं। लेकिन जो एक मुख्य बिंदु होता है वो ये होता है कि किसी भी विषय का या किसी भी चीज़ का जो उद्गम है या वो कहाँ से आई है उसकी जानकारी भी हमें आवश्यक होती है। आवश्यक इसलिए होती है ताकि उस विषय वस्तु की या विषय की जब हम स्रोत के बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम कुछ हद तक उस सब विषय को समझने में सरलता महसूस करते हैं। और हर चीज़ का कोई ना कोई स्रोत होता है और जहाँ से वो उत्पन्न हुई होती है, प्राप्त की गई होती है या मिलती है, पाई जाती है। जैसे कि गंगोत्री को गंगा जी का उद्गम स्रोत माना गया कि वहाँ से गंगा जी निकलते हैं। तो इसी प्रकार हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं। फिर हर एक स्रोत के बारे में विशेष चर्चा करेंगे ताकि हमें कोई भी प्रकार की कठिनाई महसूस न हो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का उद्गम या स्रोत कहाँ से हुआ। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि का सही अर्थ के बारे में जाना था, सही आधार क्या थे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास के बारे में भी जाना था कि विभिन्न विश्व के देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विधि का किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। लेकिन वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो जब समेकित या कंसोलिडेट हो गई है तो उस कंसोलिडेट इंटरनेशनल लॉ का सारे स्रोत कौन कौन से हैं और ये स्रोत की संख्या आगे बढ़ती भी सकती है। तो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या क्या हैं। स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से हमारा तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियम निर्मित करने के लिए प्रयोग करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जब कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, चाहे सीमा संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो या ऐसे ही कोई अन्य विवाद, सैन्य कार्रवाई संबंधी विवाद हो, तो उनके निर्धारण के लिए जिन नियमों या कानूनों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हीं को हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से हमारा तात्पर्य उन तरीकों तथा प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है। इट मीन्स the sources and methods and procedures of international law, they are reason to born of international law। विधि के स्रोत उन विशिष्ट नियमों से संबंधित होते हैं जिनसे प्रणाली बनती है तथा उन प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनसे नियमों की पहचान विधि के नियमों के रूप में होती है। यानी कि
किसी भी प्रणाली में, किसी भी व्यवस्था में जब कुछ नियम इकट्ठे होते हैं और वो नियम धीरे धीरे प्रयोग के आधार पर विशिष्ट नियम बन जाते हैं, तो ऐसे नियमों को जब हम पहचान कर लेते हैं तो वो नियम बाद में किसी भी विधि के स्रोत कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से भिन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सामान्य सहमति होती है, लेकिन स्रोत उसका प्रयोग पर आधारित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का अस्तित्व तो सहमति के आधार पर है, लेकिन उसका पालन कैसे किया जा रहा है, उसको माना कैसे जा रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के आधार पर ही पता पड़ता है। तो सबसे पहले औपचारिक तथा सारवान स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर्मल और मटेरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो दो भाग हैं वो है औपचारिक एवं सारवान। जी फिट्जमारिस के अनुसार इन्हें विधिक एवं ऐतिहासिक स्रोत, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, समीप एवं तुरंत, दूरस्थ एवं अंतिम आदि भी कहा जा सकता है। लेकिन मुख्य जो बात है वो है औपचारिक और सारवान, यानी कि फॉर्मल और मटेरियल, तात्विक। सारवान स्रोतों से तात्पर्य उस सामग्री से है जिससे विधि निर्मित होती है, इसी से विधि की विषय वस्तु बनती है। यानी कि सारवान स्रोतों को श्रेणी में उन स्रोतों को रखा जाएगा जो कि विधि का निर्माण करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करते हैं और विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। औपचारिक स्रोतों के में आएंगे उन कृत्यों तथ्यों से बनते हैं जिसके द्वारा इस विषय वस्तु को विधिक वैधता या बंधनकारी बल प्रदान किया जाता है। यानी कि एक स्रोत जो सारवान तात्विक स्रोत है वो तो विधि की विषय वस्तु से बनता है, विधि से बनता है, लेकिन जब उस विधि का प्रयोग किया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, कैसा उसका लोग उसके प्रति अपनी राय देते हैं, तो उस राय के आधार पर जब वो परिपाटी बन जाती है तो वो औपचारिक क्षेत्र के रूप में, स्रोतों के रूप में माने जाते हैं। दोनों कोटियों के अंतर की सार वस्तु जो विधि की विषय वस्तु को प्रेरित करता है, जब उस वस्तु जो विषय वस्तु की विधि के समान बंधनकारी प्रकृति देता है। यानी कि एक चीज़ आपको विधि की जो सारवान चीज़ है वो आपको विधि की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर के लिए आपको प्रेरणा देता है। यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय विधि में इन नियमों को लाएं, ऐसा करें, प्रयोग करें, और जब इन प्रयोगों को हम करते हैं और उन प्रयोगों के आधार पर हमको उसके प्रति समर्थन मिलता है, कोई बल मिलता है, तो वो बल उसका फिर औपचारिक स्रोत के रूप में काम में हो जाता है। और फिर बाद में वो बल धीरे धीरे लोग जब मानने लग जाते हैं तो बंधनकारी बल के रूप में काम में आने लग जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को हम जो दो कोटियाँ थी उसके अलावा अगर साधारण तरीके से देखा जाए तो कुछ जो प्रकार हैं वो इस तरीके से हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इनको हम संधियाँ की श्रेणी में भी संधियों के रूप में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जब दो देश तीन देश मिलके या खूब सारे देश मिलके कोई संधियाँ करते हैं तो वो संधियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में, स्रोत के रूप में काम में आती हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम्स।
इंटरनेशनल कस्टम्स में ये है कि किसी राज्य के द्वारा उपयोग किया जाने वाला जलमार्ग, भूमार्ग, सीमा, व्यापार जो ये निरंतर रूप से करता आ रहा है, तो वो जो ऐसा उसका प्रयोग एक प्रथा के रूप में बन जाता है। तो ऐसी प्रथा को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में आती है। सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। तीसरा जो मुख्य स्रोत है वो है सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइजेशन नेशंस, यानी कि जो सभ्य राष्ट्र है, सभ्य राष्ट्र का मतलब जो राष्ट्र राज्य पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र में राज्य की रूप में अपना स्थान रखते हैं, लोग उनसे संधि व्यवस्था रखते हैं, उनकी प्रथाओं को मानते हैं। तब जब वो अपने कोई नियम बनाते हैं, उन नियमों को अन्य राष्ट्र भी स्वीकार कर लेते हैं, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्रोत की श्रेणी में आते हैं। न्यायाधिकारियों एवं न्यायालयों के निर्णय, डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, यानी कि जो चौथा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में, वो है न्यायाधिकारियों एवं न्यायालयों के निर्णय। यानी कि जब कोई जूरिस्ट अपनी कानून पारित करता है, निर्णय पारित करता है, जब उन निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से बंधनकारी मान लिया जाता है, तो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में काम में आते हैं। पांचवा मुख्य बिंदु है न्यायशास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं। जूरिस्ट वर्क्स, यानी कि न्यायशास्त्री एवं जो लेखक हैं विधि के, वो जब अपनी कोई किताबें लिखते हैं, कोई कमेंट्री लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत के रूप में माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उनके अंग जो निर्णय करते हैं, उन निर्णयों को भी हम इसमें शामिल करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत अंगों में शामिल है अपने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और WHO, यूनिसेफ, और भी WTO, इन लोगों के द्वारा जब कोई निर्णय दिए जाते हैं, जब उसको अंतर्राष्ट्रीय राज्य मानते हैं, तो वो निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में देखा जाता है। उपयुक्त स्रोत अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य स्रोत थे। जब तक हमने जो स्रोतों की चर्चा की, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम, सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविल नेशंस, न्यायाधिकारियों न्यायालयों के निर्णय, डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, न्यायशास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं, जूरिस्ट वर्क्स और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय, डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। इन तीसरे छठे चौथे विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है, यानी कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अंगों के निर्णयों का जो उत्पत्ति हुई है वो 20वीं शताब्दी हुई है। लेकिन न्याय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका जो स्टेच्यू है, उसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके जो अनुच्छेद 38 में अंतर्राष्ट्रीय विधि के 4 स्रोतों के बारे में हमको चर्चा मिलती है। पहला स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिनको मैंने पहले देख ही लिया, संधियाँ भी सम्मिलित है इसमें। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, यानी कस्टम्स, इंटरनेशनल कस्टम्स, सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। तथा चौथा है न्यायिक निर्णय तथा उच्च योग्यता प्राप्त न्यायिक शक्तियों और भाष्यकारों की कृतियों की विधि की नियम पारित करने के गौण साधन के रूप में। इस तरीके से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो स्रोत हैं
उन स्रोतों में 4 मुख्य स्रोत उभर के सामने आते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके अनुच्छेद 38 में लिखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम तथा न्यायिक निर्णय तथा उच्च योग्यता प्राप्त न्याय शक्तियों द्वारा भाष्यकारों की कृतियाँ विधि के नियमों को नियत करने के लिए गौण साधन के रूप में हम देखते हैं। तो इस वीडियो में हम अभी तक केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के बारे में चर्चा की। चर्चा संक्षिप्त थी, केवल उनके हेडिंग्स या शीर्षकों के बारे में चर्चा की। अब बिंदुवार अगले वीडियो में इनके एक एक जो स्रोत हैं उसकी विशेष चर्चा करेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से ये जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आता है। धन्यवाद।